अगला जो है पोजीशन वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। जो पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष, और ये जो होता है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं या ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। तो ये जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। इसका मतलब क्या है, 0 0 का मतलब है कि y में भी 0 है, x में भी 0 है, मतलब अभी ये कहीं चला नहीं है, वहीं पर रुका हुआ है। तो x यानी इधर पर भी ये 0 है और ऊपर जाने पर भी 0 ही है, मतलब कहीं चला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने बोला P। इस पॉइंट P का निर्देशांक हम लोग लिखना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट P है इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो इसका निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग आई कैप जे कैप इन सभी का यूज करेंगे। या हो सकता है जैसे यहाँ पे 0 0 लिखा है, वहाँ पे हो सकता है लिखा हो 2 3 5 4, कुछ भी लिखा हो सकता है। इस पॉइंट P का निर्देशांक हम लोग लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लो लिख देते हैं निर्देशांक x, y। इसका मतलब क्या है x और y का, ये कहना चाहता है कि इस बिंदु P की जो दूरी है वो यहाँ से मूल बिंदु से कितनी है, x है, और मूल बिंदु से y दूरी है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, y, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, x, और हमने इसको कहाँ से मिला दिया, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से इसको मिला दिए, तो इसका मतलब है कि अगर ये दूरी है एक्स आई कैप, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, वाई जे कैप। तो ये 2D में हो गया। अगर 3D में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जेड के कैप भी होता। तो पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश में हम लोग किसी बिंदु का निर्देशांक आई कैप जे कैप के कैप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई लिखा है इसका मतलब है कि उसका एक्स दिशा में दूरी कितनी है, एक्स आई कैप, और वाई में कितनी है, वाई जे कैप। तो अब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख देता है तुम्हें 5 0। तो 5 0 का मतलब क्या है कि ये जो पहले लिखा है उसको एक्स मानोगे, जो बाद में लिखा है वाई। अगर एक और लिखा होता तो वो क्या होता, जेड। तो शुरू में 5 लिखा है, इसका मतलब एक्स दिशा में इसकी दूरी कितनी हो गई, 5, वाई में 0। तो इसका मतलब कि ये पी जो है इधर कहीं होगा, क्योंकि वाई में कुछ नहीं चला है ना, तो वाई में क्या रहेगा, 0। तो एक्स पर सीधे चलता गया यहाँ तक। लेकिन अगर ये रहता 0 5, इसका मतलब एक्स में 0 है लेकिन वाई में 5 है, यानी कि इधर कहीं होता सीधे, यानी एक्स में कुछ वो चला ही नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, 5 आई कैप और 0 को 0 ही रखते। अगर ये मान लो 2 रहता तो इसको क्या लिख देते, 5 आई कैप और 2 जे कैप। इसका मतलब कि एक्स अक्ष में दूरी कितनी है, 5, और वाई में दूरी कितनी चली है, 2। तो इसके निर्देशांक को हमने एक्स वाई, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स आई कैप, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, वाई जे कैप। तो ये जो हम लोग दूरी लाए हैं बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे जो पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, कब, 2D में, क्योंकि हम लोग दो ही अच्छे लिए हैं, एक तो x और दूसरा y। अगर z होता तो यहाँ पे लिख देते z के कैप। तो स्थिति सदिश में हम लोग जो भी यहाँ पर निर्देशांक या कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा उनको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक और होता तो फिर क्या आया था, z भी, तो आप क्या लिखते हैं, z के कैप। तो अभी 2D में है, 2D में कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, फिर आगे 3D में भी अभी देखेंगे। इतना लिखना, फिर आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक 1,1 है, 1,1 है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, स्थिति सदिश, नंबर फर्स्ट स्थिति सदिश। नंबर सेकेंड, स्थिति सदिश के द्वारा, स्थिति सदिश के द्वारा प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश बनाया गया कोण, स्थिति सदिश के द्वारा प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश बनाया गया कोण। तीसरा, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि यदि स्थिति सदिश को प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, स्थिति सदिश को प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु पर स्थिर करके घुमाया जाए, मूल बिंदु पर स्थिर करके घुमाया जाए। बस 3 ही है, हल करके बताओ। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है। हमें क्या बोला है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना दिया है 1,1, तो उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ये क्या हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष। तो उसने निर्देशांक 1,1 दिया है, तो हमें पता है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, मतलब x और y दोनों में ही दूरी क्या है 0। 1,1 दिया है, इसका मतलब y में भी 1 चला होगा और x में भी 1। तो इस बिंदु पे मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है P, जिसका निर्देशांक क्या है 1,1, और इसको मूल बिंदु से क्या कर दिए मिला दिए, तो ये हमारा आ गया स्थिति सदिश। और वो बोलता है कि स्थिति सदिश जो है प्लस एक्स से थीटा कोण बनाता है, तो वो थीटा कोण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, फर्स्ट नंबर क्या बोला है स्थिति सदिश यानी आर वेक्टर का मान। तो आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। तो x आई कैप, तो x का मान कितना है 1 आई कैप और y का भी मान कितना है 1 जे कैप। तो यहां से कितना आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये हो गया आर वेक्टर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड बोला है कि थीटा का मान कितना होगा। स्थिति सदिश अगर प्लस एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर हम लोग इसको इससे मिला दें
तो ये पैरेलल है y के, तो ये दूरी कितनी होगी 1, तो ये दूरी भी कितनी होगी 1, क्योंकि x में भी कितना चला है 1 और y में भी कितना चला है 1, तो ये दोनों 1 1 हो गया। तो हमें चाहिए थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने लंब और ये हो गया आधार, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 1/1 बराबर 1, और 1 टेन थीटा का मान कब आता है जब 45 डिग्री का कोण बनता हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा टेन 45 डिग्री, टेन से टेन कैंसल, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हमसे क्या बोला था कि यदि इसको मूल बिंदु से स्थिर करके घुमाएं, कैसे एक्स अक्ष के अनुदिश, तो इसको यहाँ से घुमाओगे तो ये इस तरह से यहाँ पर घूमेगा, मतलब इसको घुमाओगे तो ये ऐसे घूमेगा। अगर इसको हम लोग इससे मिला दें तो देखोगे एक कोण या शंकु बनेगा, तो इस शंकु का वो पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखोगे कि ये जो पॉइंट है ये बोल सकते हैं कि इस वृत्त का क्या बनेगा त्रिज्या, और ये शंकु का क्या हो जाएगा हाइट या ऊंचाई। तो हमसे आयतन ही तो पूछा है, तो शंकु का आयतन कितना होता है π/3 r² h, यही होता है। तो जब ये हम लोग इसका मान रखेंगे तो v बराबर π/3 वही रहेगा, r क्या है y अक्ष है, कितना मान है 1, और x क्या है h है जिसका मान है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनली भी आएगा कितना π/3। तो ये आ गया हमारे पास शंकु का क्षेत्रफल। कर लोगे? सदिश RA वेक्टर, RB वेक्टर, RC वेक्टर, RD वेक्टर वह RA कैप, RB कैप, RC कैप, RD कैप का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का डायग्राम बना लो। चलो देखते हैं कैसे आएगा। देखना
ये क्या हो गया मूल बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसको इससे मिला दे तो ये क्या हो जाएगा आर ए वेक्टर, इसको इससे मिला दे तो ये क्या हो जाएगा आर बी वेक्टर, इसको इससे मिला दो ये क्या हो जाएगा आर सी वेक्टर, और इसको इससे मिला लो ये हो जाएगा आर डी वेक्टर। अब उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या निर्देशांक दिया हुआ है, आर ए वेक्टर का मान लिखना है। तो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ से आर ए वेक्टर को लिखना चाहते हैं, तो आर ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 2, तो क्या लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। उसी तरह आर बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 2, तो जो पहले लिखा है वो क्या होगा x, यानी कि -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। उसी तरह आर सी वेक्टर, तो सी कहाँ है इसका इधर नीचे, दोनों ही क्या है माइनस, अगर दोनों ही माइनस हैं तो x और y दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे 2 आई कैप -2 जे कैप। उसी तरह आर डी वेक्टर, आर डी वेक्टर क्या होगा एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी कि y वाला माइनस है, क्या लिख देंगे 2 आई कैप -2 जे कैप। ये तो वेक्टर आ गए। उसके साथ साथ हमसे यूनिट वेक्टर भी पूछा है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो हमें आर ए चाहिए, आर ए का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे आर ए वेक्टर बटे आर ए का मैग्नीट्यूड। तो आर ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ देखो निकली हुई है कितना 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, तो आ जाएगा कितना 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप बाई √8। उसी तरह आर बी कैप, तो क्या लिखेंगे आर बी वेक्टर डिवाइड आर बी का मैग्नीट्यूड। तो आर बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ है कितना -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का रूट, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, आएगा क्या -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप डिवाइड √8। उसी तरह आर सी कैप लिख सकते हैं, आर सी कैप क्या आएगा आर सी वेक्टर डिवाइड आर सी का मैग्नीट्यूड। आर सी वेक्टर कितना है -2 आई कैप -2 जे कैप डिवाइड -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर पूरे का रूट, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आएगा क्या -2 आई कैप -2 जे कैप √8। उसी तरह आर डी कैप क्या लिखेंगे आर डी वेक्टर डिवाइड आर डी का मैग्नीट्यूड। तो आर डी का मान कितना है 2 आई कैप -2 जे कैप डिवाइड 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 आई कैप -2 जे कैप डिवाइड √8। देखना आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ
पोजीशन वेक्टर। पहला हम लोग क्या देखे थे अभी कि ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है 0 0। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका निर्देशांक क्या है x y। ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। इसको इससे मिला दिए थे, क्या मिल गया हमें पोजीशन वेक्टर r। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस r वेक्टर में बात करें कि इसकी r कैप की यानी यूनिट वेक्टर r की, तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी r वेक्टर के डायरेक्शन में ही। मतलब एकांक सदिश r की दिशा भी कहाँ होगी पोजीशन सदिश r के दिशा में। तो r वेक्टर को हमने क्या लिखा था x i कैप प्लस y j कैप। ये पहला कॉन्सेप्ट। अगर हमें r का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पूरे का रूट दूसरा। तीसरा अगर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए यानी r कैप चाहिए तो क्या करेंगे r वेक्टर डिवाइड r का मैग्नीट्यूड, मतलब x i कैप प्लस y j कैप डिवाइड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पूरे का रूट। ये तीन कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो देखना, जैसे मान लेते हैं कुछ ट्रिक देख लेते हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए। हमारे पास दो सदिश है, एक है वेक्टर a और एक है वेक्टर b। अगर हमें इसका परिणामी चाहिए तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब एरो किधर है, इधर या इधर भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। हमें ये निकालना है, इसको हमने क्या बोल दिया आर वेक्टर, यानी ये क्या है ए और बी का मैग्नीट्यूड। इसका मान क्या होगा ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा या ए माइनस बी होगा। तो देखना सिंपल सा क्या तुम लोगों को ट्रिक लगाना है जो हम लोग पहले त्रिभुज नियम पढ़ते थे कि इसका हेड दूसरे का टेल। तो ये एक सीक्वेंस में हो गया कि एक का हेड दूसरे का टेल। तो इसको हम लोग इसी सीक्वेंस में लिख देंगे क्या ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर। क्योंकि त्रिभुज नियम क्या बोलता था कि अगर दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शाते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल, तो जो तीसरी भुजा होती है वो सदिश की परिणामी यानी जो बी सदिश है उसके परिणामी को दर्शाएगी, लेकिन दिशा अपोजिट होना चाहिए। तो इसकी दिशा देखोगे तो इसके जस्ट उल्टा है, होना चाहिए इधर। अगर इधर रहेगा तो ये एक क्रम में हो जाएंगे, लेकिन ये उसका जस्ट उल्टा है, मतलब इसका टेल और इसका हेड एक पर है। हमें चाहिए था क्या आर वेक्टर, तो यहाँ से आर नहीं निकाल सकते। आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि जो रिजल्टेंट आर है वो क्या होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, सेम कहानी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम उल्टा कर देते हैं। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, इस बार एरो इधर है और इसको हमने बोला आर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो सेम कहानी फिर से लगाओ क्या त्रिभुज वाला। इधर देखोगे तो ये ऐसे गया, इसका हेड और इसका टेल। तो इसका मतलब ए क्या दे रहा है मैग्नीट्यूड या परिणामी। तो इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल है। तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर क्या आएगा ए वेक्टर। तो आर वेक्टर की हमें वैल्यू चाहिए, तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या, हम लोग चाहते हैं कि इतना ना करें, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो उसको भी लिखने के लिए तुम्हारे पास तरीका यही त्रिभुज वाला फॉलो करना पड़ेगा। क्या इधर देखोगे कि ये ए वेक्टर, फिर इसका हेड इसके टेल से अटैच है, यानी कि पहले ये आया होगा फिर ये आया होगा, परिणामी तो बाद में आता है ना भाई। जैसे अगर मान लो हमें दो सदिश दिया है, ठीक, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, पहले तो इतना ही रहता है, परिणामी तो हम लोग बाद में निकालते हैं जो आर वेक्टर आता है। तो यानी कि परिणामी या आर वेक्टर बाद में आता है। तो वही हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है पहले ए वेक्टर आया होगा
फिर उसके बाद ये आर वेक्टर, फिर जो बी है ये किसको बता रहा है, परिणामी को, यानी कि बी वेक्टर कब आया होगा, बाद में। तो घटाना में हम लोग क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक या फाइनल माइनस इनिशियल। तो लास्ट में कौन आया है, बी, पहले कौन आया है, ए, तो बी माइनस ए कर देंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं बी माइनस ए। इसमें भी देखोगे तो सेम कहानी, देखो इधर से ऐसे चले, इसका हेड और इसका टेल, फिर इधर चले गए, लेकिन ये अपोजिट हो गया। अब तो अंतिम में कौन आया, ए, और पहले कौन आया था, बी, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो वही लिखे हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी ए माइनस बी। तीसरा डायग्राम देखना तीसरा डायग्राम में हम लोग एक एक पॉइंट ले ले रहे हैं। ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। इसको हम लोग मान रहे हैं Q वेक्टर और इसको हम लोग मान ले रहे हैं P वेक्टर। हमसे पूछ रहा है कि PQ वेक्टर का मान बताइए। ये जो है PQ वेक्टर, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो तुम्हारा इसी डायग्राम में ही आंसर है, या P माइनस क्यू होगा या Q माइनस P होगा। अब चेक कर लेते हैं, तो देखना यहां से चले, इसका एरो इधर, मतलब इसका हेड और इसका क्या हो गया, टेल, यानी ये पहले आया था P वाला, बाद में कौन आया है, Q। तो PQ का मान क्या आ जाएगा, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। सभी में वही कहानी करना है। पहले देखो कि पहले कौन आया है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये इसका हेड इसके टेल से अटैच है, यानी ये पहले आ गया। तो ये कब आया, बाद में, तो बाद में माइनस प्रारंभिक या फाइनल माइनस इनिशियल या अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। समझे, इतना लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। देखना इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं अब इसको क्या कर देते हैं 3D में, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट और आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, जेड। ये जो जेड है ये कहाँ है, इस तल से बाहर। अगर x इधर है तो y इधर, तो इधर क्या होगा माइनस एक्स, तो नीचे की ओर क्या होगा माइनस वाई। तो z इधर आएगा और माइनस जेड बोर्ड के जस्ट पीछे चला जाएगा। तो हम लोग अब इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, 3D में। तो ये जो पढ़ रहे हैं उसके पहले क्या पढ़े थे तुम लोग, 2D में, x और y, अब z भी आ गया। तो अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ना चाहते हैं तो r वेक्टर क्या लिखेंगे इस बार, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर। उसी तरह अगर परिणामी निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। उसी तरह अगर हम लोग इसका कैप निकाले तो कितना आ जाएगा, प्लस जेड के कैप, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कहाँ हो जाएगा, पूरा का पूरा काम 3D में, मतलब पहले एक्स वाई था अब जेड भी हो गया।
वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हिंदी में बोलेंगे विस्थापन सदिश। जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश है, इसमें करना क्या है वो देख लेते हैं। ये हो गया y और ये x, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट जिसका निर्देशांक 0,0। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो बिंदु ले रहे हैं। इस बिंदु का नाम है A और इस बिंदु का नाम है B। इसको इससे मिला दिए, इसको हमने बोला पोजीशन वेक्टर R1। इसको भी इससे मिला दिए और इसको हम लोगों ने बोला पोजीशन वेक्टर R2। तो ये जो दो पोजीशन वेक्टर हैं हमारे पास R1 और R2, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी, या A और B के बीच का विस्थापन कितना होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इससे ऐसे अटैच कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर, यानी कि ए और बी के बीच का विस्थापन सदिश। तो इसका मान कितना होगा, कहानी सेम वही, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो त्रिभुज नियम देखो, तो यहाँ से ये गया इसका हेड और इसका टेल, यानी कि पहले कौन आया है R1, बाद में कौन आया है R2। तो बाद में माइनस पहले, या अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ए बी वेक्टर का मान आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश आया, उसका मान हम लोगों ने लिख दिया क्या, R2 माइनस R1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल या अंतिम माइनस प्रारंभिक। यानी कि R2 कब आया था, बाद में, और R1 कब आया था, पहले। तो वो ट्रिक अभी इधर बताए थे कि कैसे करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालना चाहते हैं R2 माइनस R1 का मान। तो पहले R1 और R2 का तो मान पता होना चाहिए। तो पहले कौन आया है, R1। अगर R1 पहले आया है तो हम लोग बोल सकते हैं बिंदु A का निर्देशांक रहा होगा x1, y1। बाद में कौन आया है R2, तो बिंदु B का निर्देशांक रहा होगा x2, y2। तो यहाँ से हम लोग R1 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख सकते हैं। उसी तरह R2 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू मिल गई, तो क्या R2 माइनस R1 का मान हम लोग नहीं निकाल सकते, यानी वेक्टर ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस R1 का वैल्यू कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो हमने पहले ही बताया था कि चाहे जोड़ करना हो या घटाना, आई से जुड़ेगा, आई से ही घटेगा। उसी तरह y से ही जुड़ता है और y से ही घटता है। तो यहाँ से x वाले या आई कैप वालों को एक तरफ कर देते हैं, y कैप और y कैप वालों को एक तरफ। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, x2 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप। यहाँ पे देखोगे आई कैप क्या करते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 और इधर j कैप। तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश ए बी वेक्टर का मान। अब इसका हमें मान मिला है, यानी कि वेक्टर ए बी मिला है। क्या इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं, तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे,
तो जो ये दिया है उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। अगर हमसे पूछ दे कि वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एकांक सदिश यानी कि ए बी कैप, तो ए बी कैप आता कैसे है, ए वेक्टर सॉरी ए बी वेक्टर डिवाइड ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर देखो यहाँ रखा है और ए बी का मैग्नीट्यूड ये है, यहाँ पे रख देंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप डिवाइड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो यहाँ से हमें ए बी कैप भी मिल जाएगा। तो ये तो कहानी कहाँ चल रही है, 2D में। 3D होता तो क्या करते, यहाँ पे एक और लिख देते Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा विस्थापन सदिश। तो ये उसका कॉन्सेप्ट, अब इस पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, एक कण -1, 2, एक कण -1, 2 से 2, 3, एक कण -1, 2 से 2, 3 तक गति करता है, तो विस्थापन सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन सदिश का मान ज्ञात कीजिए। चलो आ जाओ देख लेते हैं। वो हमें निर्देशांक दिया है क्या, -1, 2 से कहाँ तक 2, 3। तो हम लोग निर्देशांक को बना सकते हैं, इधर x और इधर y, इधर -y और इधर -x। तो देखना ये जो शुरू में लिखा है वो क्या है x, लेकिन कहाँ है माइनस में, और माइनस किधर है इधर। लेकिन देखोगे तो जो y है वो क्या है प्लस में। तो अगर हम लोग यहाँ बनाएंगे तो y तो इधर माइनस है, इसका मतलब यहाँ आएगा निर्देशांक। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हमने क्या लिख दिया -1, 2, इसको इससे मिला दिया, बोल दिए R1।
ठीक है। फिर उसने बोला 2 3, तो 2 क्या है प्लस में, तो ये क्या है x, और 3 भी क्या है प्लस में, यानी ये है y। तो देखोगे तो ये यहाँ आएगा क्योंकि इधर में x भी प्लस है और y भी प्लस है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ निर्देशांक है 2, 3, मिला देते हैं, इससे ये हो गया R2 वेक्टर। तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको इधर मिला दो, ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कौन आया है R1, बाद में कौन आया था R2। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो देखना यहाँ से अगर देखोगे तो R1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, R1 की वैल्यू ये है क्या, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। R2 की भी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, कितना 2 आई कैप और 3 जे कैप। तो यहां से डायरेक्ट चाहो तो तुम लोग घटा सकते हो, और डायरेक्ट नहीं घटा सकते तो यहां लिख करके घटा दो। कैसे, R2 की वैल्यू क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस R1 की वैल्यू क्या है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस आई कैप, और इसका इससे क्या हो जाएगा -2 जे कैप। तो आई से आई जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3 आई कैप, 3 जे माइनस 2 जे, कितना बचेगा माइनस जे कैप। तो आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर इक्वल R2 माइनस R1 वेक्टर। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, डायरेक्ट सूत्र लगा दो। सूत्र अभी हम लोग बताया पढ़े थे, ए बी वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसको क्या लिखे थे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है माइनस का 1, और इधर क्या आ जाएगा आई कैप प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख देंगे 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो लिख देंगे 2, इधर क्या लिख देंगे जे कैप। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का माइनस से प्लस 3 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 1, तो आ जाएगा जे कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर की वैल्यू। तो फार्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझे, यही समझे। एक कण का वेग 50 मीटर
प्रति सेकेंड है। एक कण का वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसका निर्देशांक बिंदु ए, बिंदु ए 2,1 से बिंदु बी 9,25, बिंदु बी 9,25 है। तो वेग सदिश का मान, वेग सदिश का मान ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के रूप में ज्ञात कीजिए। ए आई कैप प्लस बी जे कैप के रूप में ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात। चलो आ जाओ। देखना, वो हमें बोला है कि एक बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक कितना है 2,1, और वो बोलता है कि यहाँ से एक कण गति करता हुआ जाता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, जिसका निर्देशांक कितना है, बोलो 9,25। तो हमसे पूछ रहा है कि सदिश भी का मान क्या होगा ए एक्स आई कैप और बी जे कैप के रूप में। तो देखना, यहाँ से हमें अगर हम लोग बात करें तो बिंदु ए से बिंदु बी तक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा, बोलो। अगर इसको हम लोग देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि जिस दिशा में कण गति कर रहा है, जहां उसका वेग है, उसी दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश भी होगा। तो हमसे वेक्टर भी का मान पूछ रहा है, तो वेक्टर भी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि वेक्टर भी बराबर भी का मैग्नीट्यूड इनटू भी का कैप, तो इससे आ जाएगा भी वेक्टर। भी का मैग्नीट्यूड उसने बोला है कि 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, तो हमने लिख दिया 50 इंटू भी कैप। अब ये भी कैप कहाँ से आएगा, तो देखना, अगर हम लोग बात करें तो ये कण ए से बी की ओर चल रहा है, तो जहां विस्थापन सदिश की दिशा होगी उधर ही तो वेग की दिशा होगी। यानी कि हम लोग अगर बात करें कि इधर पर डी कैप की दिशा है, तो भी कैप की भी तो दिशा इधर ही होगी, यानी जिधर पे विस्थापन सदिश होगा उधर ही हमारा वेग का दिशा होगा। लेकिन ये ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे प्रक्षेप्य गति में देखोगे तो प्रक्षेप्य में जैसे मान लो कि यहाँ से एक कण को हम लोगों ने फेंका, वो यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया,
तो इस बिंदु पर वेग की दिशा इधर होती है, इस बिंदु पर वेग की दिशा इधर होती है, तो हर जगह वेग की दिशा समान थोड़ी रहेगी। यहाँ पे देखोगे तो अपवर्ड था, इधर पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया। उसी तरह वृत्तीय गति में देखोगे तो ये वृत्तीय गति, इस बिंदु पर कोई पूछे वेग की दिशा इधर हो गई, इस बिंदु पर कोई पूछे तो वेग की दिशा इधर हो गई, इस बिंदु पर कोई पूछे तो वेग की दिशा इधर हो गई। मतलब हर क्षण वेग की दिशा बदलती रहती है। तो जरूरी नहीं है कि जो विस्थापन सदिश की दिशा है वही वेग की हो, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि ये सीधे रेखा में चल रहे हैं, यानी कि प्रक्षेप्य गति या फिर वृत्तीय गति नहीं हो रही है। तो जो विस्थापन सदिश की दिशा होगी वही हमारे वेग की भी दिशा होगी। तो विस्थापन सदिश निकाल देते हैं, ये हमें मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? डी कैप इक्वल क्या होगा? डी वेक्टर बाई डी का मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर तो हमें मिल जाएगा यहीं से। कैसे मिल जाएगा भाई? डी वेक्टर कैसे निकालेंगे यहाँ से? डी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कितना है? 9 माइनस 2 और 25 माइनस 1, यानी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? डी वेक्टर। तो डी वेक्टर को हम लोग फार्मूले से डायरेक्ट निकाल देते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। हो गया। तो यहाँ से x2 माइनस x1, x2 मतलब ये कौन है? x2, ये कौन है? y2, ये कौन है? x1 और ये कौन है? y1। ऐसा कर सकते हैं। तो देखना x2 कितना है? 9 माइनस x1 कितना है? 2 आई कैप प्लस y2 कितना है? 25 माइनस y1 कितना है? 1 जे कैप। तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। यहाँ से हमें क्या मिल गया? डी वेक्टर। डी वेक्टर मिल गया, डी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें डी कैप कैसे आएगा? डी वेक्टर की वैल्यू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो कितना आ जाएगा? डी कैप बराबर 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइड 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ये कितना आ जाएगा? 625। 625 का स्क्वायर कितना होता है? 625 का रूट 25 आएगा। तो हमें भी कैप चाहिए, तो हमने यहीं पे लिखा है डी कैप इक्वल क्या हो जाएगा? भी कैप। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डी कैप बराबर क्या है? भी कैप। तो भी वेक्टर बराबर 50 इंटू डी कैप की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं, कितना है? 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप डिवाइड कितना आएगा इधर? 25। तो 25 से 50 उड़ गया, कितना? 25 दूना 50। तो यहाँ पर भी वेक्टर बराबर, चाहो तो इसका अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको बाहर रख दो, 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 14 आ जाएगा, उधर 24 दूना 48। ये आ गया हमारा आंसर।